नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि क्या क्या इसके प्रावधान हुआ करते थे और किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण एक्ट हुआ करता था। ठीक है, तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो ब्रिटिश संसद थी उसके द्वारा ये पारित कर दिया जाता है। ये एक बड़ा ही ब्रिटिश शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने वाला एक अधिनियम माना जाता है, जिसे इतिहास में जो संवैधानिक इतिहास है भारत में उसका एक मील का पत्थर ही से माना जाता है। और इस अधिनियम का उद्देश्य क्या हुआ करता था, मैं मुख्य मुख्य तो इसका उद्देश्य हुआ करता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके मामलों को नियंत्रित करना और उसका प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यभार संभालना इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। ठीक है जी। अब इसका इसका महत्व क्या है, अगर हम आ जाए कि इस एक्ट का महत्व क्या है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में पहला कदम हुआ करता था। देखिए, भारत में जो सबसे पहले आई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक उद्देश्य से आई थी। किससे? व्यापारिक उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। और उसके बाद में ये यहाँ पर राज करने वाली बन जाती है, कंपनी बहादुर बाद में से कहा जाने लगता है ना। तो यहाँ पर पहले ये व्यापार ही सब कर रही होती है और व्यापार करते करते ये बहुत सारे इलाके जीतने लगती है और इलाके जीतने के बाद में ये पावरफुल कंपनी बन जाती है। और वहाँ इंग्लैंड में जो है इसके प्रति शंका उत्पन्न होने लगती है कि ये कंपनी तो कहीं वहाँ की सरकार से ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसलिए वहाँ की सरकार को इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। इसलिए वहां की संसद ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। देखिए, ऐसे एक्ट आपको तभी याद रहेंगे जब आपको बैकग्राउंड पता हो, है ना। ठीक है साहब। इसने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी मामले थे उनको नियंत्रित करने का यहाँ पर प्रयास किया ब्रिटिश सरकार ने, भारत में जो भी मामले होते थे उनको। ठीक, अब यहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य जो हुआ करते थे वह कार्य करने की स्वीकृति दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां की ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, देखो यहाँ पर ये व्यापारी कंपनी हुआ करती थी, तो व्यापारी कंपनी, तो इसका काम क्या था? व्यापार करना था। भाई ब्रिटिश सरकार ने तो इसे व्यापार करने का ही तो एकाधिकार दिया था कि आप जो है वो ईस्ट इंडिया में जाएंगे और व्यापार करेंगे। परंतु अब ये राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य भी करने लग गई थी, है ना। हमने देखा कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, फिर 1765 में बक्सर का युद्ध होता है और बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी से मिल जाती है। इस प्रकार से प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य भी यहाँ पर करने लग जाती है। तो अब जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य करते थे उसे मान्यता दे देती है सरकार, ब्रिटिश सरकार, हाँ कि भाई ये जो है लीगल है, ये जो कंपनी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य कर रही है ये लीगल है। ठीक है साहब। अब इसने भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव डाल दी 1773 के एक्ट ने। इससे पहले देखिए भारत में क्या करते थे, 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर भारत का मैप ड्रॉ कर लें तो देखो यहां पर क्या था, यहां पर बंबई प्रेसिडेंसी, यहां पर ये जो है ये मद्रास प्रेसिडेंसी, और यहां पर जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी और तीनों का शासन जो है अब तक 1773 तक अलग अलग स्वतंत्र चल रहा था और सबके अलग अलग गवर्नर होते थे। बंबई का अलग गवर्नर, मद्रास का अलग गवर्नर, कलकत्ता का अलग गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, जो बंगाल था वहां का अलग गवर्नर हुआ करता था। अब इसने एक केंद्रीय प्रशासन की यहाँ पर नींव डाल दी, और केंद्र प्रशासन की नींव डालने के पीछे इसमें क्या प्रावधान थे, तो यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, क्या बंगाल का गवर्नर, उसका पद बढ़ा दिया गया और उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल इसको नाम दे दिया गया, बंगाल का जो गवर्नर था उसको। और जो 2 बाकी प्रेसिडेंसियां बची, कौन सी? बंबई और मद्रास, इन दोनों को इसके अधीन डाल दिया गया। किसके अधीन? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन इनको डाल दिया गया। अब यहाँ के जो गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करने लग गए। ये क्या हो गया, ये केंद्रीकरण का काम यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर गवर्नर जनरल और उसके कार्यकारी परिषद का भी गठन कर दिया जाता। भाई बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया और उस बंगाल के गवर्नर जनरल को सहायता और सलाह देने के लिए कार्यकारी परिषद उसकी बना दी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या बना दी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जैसे कि आज भारत में अगर पीएम है और पीएम की जो परिषद होती है मंत्री परिषद, वैसे ही वहां पर वो कार्यकारी परिषद जो इसकी बना दी गई। तो ऐसे पहले भारत के बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आपको नाम याद रखना है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिक हुआ करते, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है साहब, तो ये इसके बन जाते पहले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये आपको याद रखना है। और जो अन्य प्रेसिडेंसी हुआ करती थी कौन सी, बंबई और मद्रास, दोनों प्रेसिडेंसियों को डाल दिया जाता है
इसके बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है और सारे कार्य जो है, जो भी कानून बनाने से लेकर सारे कार्य जो है किसको सौंप दिए जाते हैं, यहाँ पर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सौंप दिए जाते हैं। इसलिए तो ये केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। केंद्रीकरण किसके अधीन हो गया? बंगाल के अधीन केंद्रीकरण हो गया। अब सारी शक्तियां पहले अलग अलग थी, विकेंद्रीकरण था भाई, बंबई को अलग, मद्रास को अलग, बंगाल को अलग। अब केंद्रीकरण करके सारी शक्ति किसको दे दी? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको दे दी। और एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का गठन भी कर दिया गया कलकत्ता में। कलकत्ता में बना दिया गया एक सुप्रीम कोर्ट 1774 ईस्वी में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस, है ना, और प्लस 3 और उसमें न्यायाधीश होते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बना दिया। और यहां इसी एक्ट ने, 1773 के एक्ट ने भारत में न्याय व्यवस्था की नींव यहां पर रखी थी, जिसमें जो ब्रिटिश नागरिक थे और जो कंपनी के अधिकारी थे, इनके विवादों को निपटाने की कोई बात हो तो उनको निपटाने के लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित कर दिया गया। और कंपनी के कर्मचारी जो निजी व्यापार करते थे भाई, जो बंगाल का वहां का जो राजा होता था, तो बंगाल का जो राजा होता था, बंगाल के राजा ने यहाँ पर इनको दस्तंदाज जारी करता है वो, कि आप जो है वो फ्री व्यापार यहाँ पर कर सकते हो। तो फ्री व्यापार तो था सिर्फ कंपनी के लिए, परंतु उसके जो कर्मचारी हुआ करते थे वो भी व्यापार करने लगते थे, है ना। तो इसकी वजह से भ्रष्टाचार खूब फैल रहा था और इसी भ्रष्टाचार को देखते हुए ब्रिटिश संसद में इसकी मांग उठती है कि भाई इस कंपनी को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ऐसा भ्रष्टाचार फैलता रहा तो ऐसी अनैतिकता तो ये कल को ब्रिटेन में भी फैला देगी और हमारा तो समाज ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए फिर वहाँ के जो निजी व्यापारी व्यापार करते थे कंपनी के कर्मचारी और जो रिश्वत लेते थे, उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है कि आज से कंपनी का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो निजी व्यापार था उसको रिश्वत लेने और वो पर उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, हमने देख लिया। अब क्या था, ये कंपनी के कर्मचारियों को अपने अधिकारी कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार बनाने और भ्रष्टाचार को कम करने के उद्देश्य से भी किया गया था कि वो अपना काम करे। अगर वो निजी व्यापार करने में लगे रहेंगे तो फिर कंपनी का काम कब करेंगे, है ना, फिर यहाँ पर तो भ्रष्टाचार फैलता जाएगा, ये यहाँ पर कर दिया गया। और यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो आपको पता ही है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे जो कंपनी को संभाला करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो है उसका नियंत्रण भी कंपनी पर आ जाता है। भाई इससे पहले देखो, ब्रिटिश सरकार जो है उसने कंपनी के ऊपर इसका कोई आधिकारिक वो नहीं था। कंपनी जो थी उसको, हालांकि वो ब्रिटिश सरकार के उस एकाधिकार से ही यहाँ पर काम कर रही थी, परंतु सीधा सीधा नियंत्रण कोई यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का नहीं हुआ करता था इस कंपनी पर। और इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण यहाँ पर थोप दिया और यहाँ के जितने भी व्यापारिक मामले, राजनीतिक मामले थे, सारी की सारी सूचना देना जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको देंगे? ये सारी की सारी सूचना ब्रिटिश सरकार को देंगे, ऐसी बात यहाँ पर लिख दी जाती है ना। और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर दिया जाता है और कंपनी के जितने भी राजस्व से संबंधित सिविल मामले हो गए और जितने भी मिलिट्री से रिलेटेड सैन्य जो मामले थे, सारे के सारे सैन्य मामले किसको रिपोर्ट करेंगे? ब्रिटिश सरकार को यहाँ पर रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ऐसी बात यहाँ पर कर दी गई। जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है वो यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। अब इसमें कमियां क्या रहती है, अगर हम देखें ब्रीफली कमियां क्या रहती हैं, तो कमियों में एक तो आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो था, उस सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर ज्यूरिस्डिक्शन क्या होगा, उसका न्यायिक क्षेत्र क्या होगा, वो डिसाइड नहीं किया गया। तो इस न्यायिक क्षेत्र के लिए गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच में यहाँ पर होता रहता है वाद विवाद की, ये किस्म के सुप्रीम कोर्ट के अंडर में कौन आएगा, किसके अंडर में कौन आएगा, है ना। तो अब बाद में 1781 में एक अधिनियम लाया जाता है, सेटलमेंट एक्ट जिसको नाम देते हैं, और उस सेटलमेंट एक्ट के माध्यम से बाद में ये चीजें सही की जाती हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है उसका न्यायिक क्षेत्र कहाँ तक है, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल का क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है। भाई जो प्रांतीय जो कोर्ट हुआ करते थे, प्रांतीय जो न्यायालय हुआ करते थे, जैसे कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में, उनकी अगर अपील करनी थी तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी वो अपील, वो सुप्रीम कोर्ट के बजाय जाएगी गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के सामने। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जुरिस्डिक्शन गवर्नर जनरल उसके काउंसिल तक नहीं था। और जो भी ब्रिटिश नागरिक हुआ करते थे, जो कंपनी के कर्मचारी थे, वो आधिकारिक रूप से कोई कार्य कर रहे हैं, उस हद तक जो है उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होता था। ये भी बाद में 1781 में यहाँ पर कह दिया जाता है। और यहाँ पर बाद में ये भी था कि गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल में ही अगर फूट पड़ जाए तो किसकी बात मानी जाएगी, ये भी वहां बाद में 1781 में आके यहाँ पर सुलझा दी जाती है। तो ये हमने एक्ट देख लिया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है ना, ये एक्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से प्रीलिम्स प्लस मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं कि संवैधानिक विकास में मील का पत्थर था, साबित करें कैसे। तो ये प्रावधानों के बारे में आपको बताना यहाँ पर होगा। तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।